Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is monopoly. That is chapter number 15, written by Mankif. First of all, we will discuss the outline and the content of this chapter, and it covers the definition of monopoly, the trend of marginal revenue and prices in the monopoly, how price and output is determined under the monopoly, and the social cost of the monopoly, and the role of government to overcome the social cost and the welfare of the economy by controlling the monopoly powers. And then the last one is what are the price discriminations in perfect competition and in the monopoly. Let's start from the monopoly power. Basically, when we talk about the monopoly, it means that there is a single seller in the market who is producing the heterogeneous products. अगर सेलर सिंगल है तो उसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करेगा वो सेम नहीं है, हेट्रोजीनियस है. तो जिस तरह हमने परफेक्ट कंपटीशन में कहा था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग द ऑलमोस्ट होमोजेनियस गुड्स एंड सर्विसेज, we have discussed it about the homogeneous products. बट जब हम मोनोपोलिस्ट की बात करते हैं तो क्योंकि ये सिंगल सेलर है और जो भी प्रोडक्ट्स ये मार्केट में सेल करेगा वो बाकियों से डिफरेंट हो, क्योंकि उसका जो कंपेटिटर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है. अब इसका जो मेन एक फीचर है वो ये है कि जो मोनोपोली होती है, जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास जो मार्केट पावर है वो होती है. अब मार्केट पावर को हम डिटरमिन कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि मार्केट पावर बेसिकली वो पावर है जिसमें प्राइस को इन्फ्लुएंस करना आपके पास हो, आपके हाथ में हो. तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा कि जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो फर्म्स हैं या जो फर्म है या जो कंपनी है वो प्राइस टेकर नहीं है, वो प्राइस मेकर है. इसका मतलब है कि अगर हम कंपटीशन की बात करें तो फर्म के पास ऑप्शंस कम थी प्राइस को चेंज करने की, क्योंकि जो प्राइस मार्केट में थी ऑलरेडी वो उसी प्राइस के ऊपर डिफरेंट गुड्स को सप्लाई कर रहे थे. लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली के केस में ये था या ये है कि जो भी फर्म्स हैं उनके पास प्राइस को चेंज करने का फुली इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी प्राइस सेट कर सकते हैं, जो कि अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट की जाती है. कंपटीशन की जब हमने बात की तो हमने कहा था कि मार्केट एफिशिएंट पॉइंट पे आती है, मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है जब मार्केट का जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो एग्जैक्टली इक्वल आता है मार्जिनल कास्ट के. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और उसी मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कास्ट के इक्वल था तो उसी पॉइंट पे हमने प्राइस को डिटरमिन किया था. लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो जो मोनोपोलिस्ट है बेसिकली वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट से अबव प्राइस चार्ज करता है, जो कि एक मोनोपोलिस्ट के होने की वजह से वो अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहा होता है या वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करता है. अच्छा, मोनोपोलिस्ट की अगर हम बात करें तो याद है हमने परफेक्ट कंपटीशन में कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक फीचर ये था कि जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट था, कि परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट जो थी उसमें कोई भी न्यू फर्म मार्केट में एंटर हो सकती थी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. तो अगर कोई भी फर्म आ सकती थी तो इसका मतलब ये था कि कोई लाइसेंस फी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं है, कोई पेटेंट राइट्स लेने की गवर्नमेंट से जरूरत नहीं है, या इस तरह की वो जो बैरियर्स थे वो नहीं थे. लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो बेसिकली जो मोनोपोलिस्ट मार्केट है इसमें बैरियर्स हैं. एक बैरियर वो है जो बहुत बड़ी फिक्स कास्ट का बैरियर है कि आपकी जो फिक्स कास्ट है वो बहुत ज्यादा है, कि कोई भी फर्म मार्केट में जो है वो आ नहीं सकती. दूसरा बैरियर ये है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट इसका लाइसेंस नहीं देती. और तीसरा नंबर पे ये होता है कि सम टाइम आपके पास जो कॉपी राइट्स होते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते, जैसे पेटेंट्स राइट्स होते हैं, जैसे रॉयल्टी होती है. तो अब ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो मोनोपोली के केस में आपके पास अवेलेबल नहीं है. अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या उसकी एक्सेस नहीं है इजीली तो आप मार्केट में एंटर नहीं हो सकते. तो इस वजह से पहला बैरियर तो ये है. और अगर आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो मार्केट से एग्जिट करना भी आसान नहीं है. उसकी रीजन ये है कि जब आप मार्केट में एंटर हुए तो उसकी फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा थी. जैसे हम बाड्डा की एग्जांपल लें, रेलवे की एग्जांपल लें, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर आपका कोई कंपेटिटर मार्केट में आता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि वो मार्केट में किस तरह से आएगा, क्योंकि फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा है.
और अगर एक फर्म मार्केट से एग्जिट करना चाह रही है तो वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के इतनी जल्दी जा नहीं सकती। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या आईफोन है, एप्पल जो है, तो ये एकदम से मार्केट से एग्जिट नहीं कर सकते। अगरचे माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो उसके कंपेटिटर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई कंपेटिटर मार्केट में आता भी है तो उसके पास वो पावर नहीं होगी। या इसके अलावा लाइट हाउसेज होते हैं, जैसे लाइट हाउस की एक एग्जांपल, लाइट हाउस का आपको आइडिया होगा, सी में होते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन बताते हैं, आपको वो इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने वहां पे मूव करना है। तो अगर एक लाइट हाउस वहां पे है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, मतलब दूसरे के लिए तो एंट्री का फायदा ही नहीं है ना। एक है वो आपको वो जो प्रोविजन, जो चीज आपको चाहिए वो डायरेक्शन आपको दे रहा है बाकी लोगों को, लेकिन अगर एक और वहां पे लाइट हाउस बन जाता है उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो वो पे भी कोई नहीं करेगा। तो जो मार्केट में जिस चीज की एग्जिस्टेंस है, समटाइम ये होता है कि मार्केट की तरफ से बैरियर होता है कि नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, रेजिस्टेंस होती है। और दूसरा हमने कहा कि फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा है। और तीसरे नंबर पे जब आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो एग्जिट के लिए भी फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा है, एग्जिट करना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो तीन एग्जांपल्स मैंने बताई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसमें ना मेरा ख्याल है पावर पॉइंट ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचुरल मोनोपोली क्या होती है। नेचुरल मोनोपोली, जैसे हम कहते हैं ना कि नेचुरल बेसिकली क्या, रिसोर्सेज क्या होते हैं कि बाय नेचर आपके पास गॉड गिफ्टेड कुछ रिसोर्सेज आपको मिले, तो लेकिन अगर वो रिसोर्सेज आपको मिल गए हैं किसी दूसरे को नहीं मिले तो वो एक, हम इसको भी नेचुरल मोनोपोली में लेते हैं। जैसे अब नेचुरल मोनोपोली की डेफिनेशन क्या होती है, अब ये देखें, इसकी जो बैक पे कॉन्सेप्ट था वो ये था, ओरिजिन इसका जो था। लेकिन अगर हम अरब की बात करें, ये जो गल्फ की बात करें, तो वहां पे ऑयल के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ऑयल बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब नेचुरल मोनोपोली में होता ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, या अगर मैं ऑयल की बात कर रहा हूं तो एक्सप्लोरेशन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करते जाते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑयल तो फ्री में है ना, निकलता जा रहा है। अब जब जैसे जैसे आप उसकी प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहे हैं तो आपकी जो पर यूनिट कास्ट है वो डिक्लाइन करती जा रही है। जिस तरह हमने कहा था कि फिक्स कास्ट होती है शुरू में बहुत ज्यादा होती है, अल्टीमेटली जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं वो डिवाइड होकर बहुत कम हो जाती है। तो सेम इसी तरह से जब हम नेचुरल मोनोपोली की बात करेंगे तो जो एवरेज टोटल कास्ट है वो डिक्लाइन करती जाती है। तो डिक्लाइन करने की रीजन मैंने बता दी कि स्टार्ट में फिक्स कास्ट बहुत ज्यादा थी, उसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वेरिएबल कास्ट तो बड़ी माइनर सी है इस केस में। इस केस में वेरिएबल कास्ट माइनर है, जो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की है मेनली कास्ट वो है। तो अगर वो कास्ट आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करते जा रहे हैं तो वो कास्ट आपकी कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली जो नेचुरल मोनोपोली है उसका कॉन्सेप्ट फिर ये हुआ कि जब आपका एवरेज टोटल कास्ट डिक्लाइन कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल मोनोपोली की बेसिकली एक कंडीशन है कि जिसमें ऑल द टाइम जो आपका एवरेज टोटल कास्ट है वो मैक्सिमम पॉइंट से डिक्लाइन करते करते वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। रीजन उसकी फिक्स कास्ट वाली है। अच्छा, उसके बाद हम बात ये करते हैं कि जो कंपेटिटिव फर्म थी उसका डिमांड कर्व क्या था। स्टार्ट में याद है चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, तो डिमांड कर्व क्या था, वहां पे नेगेटिवली स्लोप था। लेकिन उसके बाद जब हमने कंपैरेटिव फर्म की बात, वो मार्केट का था, लेकिन जब हमने कंपैरेटिव फर्म की बात की तो हमने कहा था कि ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसमें हमने कहा कि ये प्राइस लाइन है, ये इसका डिमांड लाइन है, ये इसका एवरेज रेवेन्यू है, यही इसका मार्जिनल रेवेन्यू है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली ये था जो ग्राफ सामने नजर आ रहा है कि जिसमें प्राइस जो है वो गिवन है, वर्टिकल एक्सिस पे क्वांटिटी गिवन है, और ये जो डिमांड लाइन है जिसको हम कह रहे थे कि प्राइस फिक्स थी, एवरेज रेवेन्यू फिक्स था और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम था। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फर्म के लिए जो उसका डिमांड कर्व था वो ये था, क्योंकि वो प्राइस टेकर थे, प्राइस मेकर नहीं थे। तो मार्केट में जो प्राइस राइज थी उसी प्राइस के ऊपर जो कंपेटिटर्स थे वो सप्लाई को बढ़ाते जा रहे थे, जो भी न्यू फर्म्स थी। लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली के केस में हमने ये कहा था कि जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व होता है ना, तो मोनोपोली के केस में डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। उसकी रीजन ये है, हमने ये कहा था
कि व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड डिक्लाइन करती है। तो अगर इस केस में हम देखें कि अगर मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो डिक्लाइन करती है किसी भी कमोडिटी के लिए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मोनोपोलिस्ट भी यही करता है कि जब कभी उसने डिमांड को बढ़ाना होता है, जब कभी उसने अपनी सेल को ज्यादा करना होता है, जब कभी क्वांटिटी को ज्यादा करना होता है, तो वो ये करता है कि वो प्राइस को डिक्लाइन करता है। तो जब वो प्राइस को डिक्लाइन करेगा तो प्राइस को डिक्लाइन करने की वजह से उसकी जो सेल है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो जब हम मोनोपोली की बात करते हैं तो वहां पे बेसिकली दो इफेक्ट्स हैं, एक आपकी प्राइस का इफेक्ट है और दूसरा इफेक्ट वो है जो आपकी क्वांटिटी का इफेक्ट है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है या जो क्वांटिटी का इफेक्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग है। अब ये देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी को जब मोनोपोलिस्ट जो है वो ज्यादा करेगा तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि क्वांटिटी को ज्यादा करना तब पॉसिबल है जब आप प्राइस को डिक्लाइन करोगे। तो जब आप प्राइस को डिक्लाइन करते हो तो आपका रेवेन्यू हो सकता है कम हो जाए। तो दोनों में से हमने फिर ये देखना है कि दोनों में से जो स्ट्रांग इफेक्ट है वो किसके हैं। तो मोनोपोलिस्ट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मोनोपोलिस्ट होता है वो जो प्राइस चार्ज कर रहा होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होती है। लेकिन जो कंपेरेटिव मार्केट में जो फर्म प्राइस चार्ज कर रही थी वो बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल थी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के। जी, यहाँ तक इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन और जो मोनोपोली है उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि मेनली जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो प्राइस के इक्वल नहीं है, वहां पे प्राइस के इक्वल है। अगर वहां पे प्राइस के इक्वल था तो डिमांड कर्व भी सेम था। इट मींस कि यहाँ पे डिमांड कर्व अलग बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व अलग बनेगा, जो कि वहां पे सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो अब अगर यहाँ पे हम इसको फाइंड करें, क्वांटिटी और प्राइस के साथ इसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करें, तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। सपोज पहली स्लाइड में जहाँ पे क्वांटिटी 1 है तो टोटल रेवेन्यू आ रहा है 4, और उसके बाद सेकंड जो स्लाइड है जहाँ पे क्वांटिटी 2 है, प्राइस है 3.5, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 7। और इसी तरह से अगर मैं इसका एवरेज रेवेन्यू फाइंड करूं तो टोटल रेवेन्यू को हम अगर यूनिट से डिवाइड कर दें तो पहले वाले केस में 4 डिवाइड बाय 1 4 आ जाएगा, 7 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 3.50। तो इसी तरह से अगर हम जहाँ पे क्वांटिटी 5 है उसको देखें, वहां पे जो टोटल रेवेन्यू है वो 10 है। इस केस में अगर टोटल रेवेन्यू 10 है तो जो क्वांटिटी है वो 5 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। इसी तरह ये आएगा एवरेज रेवेन्यू। और अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करें तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने डिफाइन ऐसे किया था, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द क्या था, ड्यू टू द सेल ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल किया, सेल करने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया तो उसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू था। अच्छा, अब अगर हम वो डिफरेंस फाइंड करें तो वो कैसे आएगा, तो टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस ले लें, 7 माइनस 4, 9 माइनस 7, 10 माइनस 9, 10 माइनस 10 और 9 माइनस 10। तो अगर दोनों आखिरी वाले कॉलम्स को देखें तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसमें और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है उसमें फर्क है। उसमें फर्क ये है कि जब हम किसी भी वेरिएबल की एवरेज लेते हैं तो वो बेसिकली आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको स्मूथ करते हैं। जैसे मैं ग्रेड्स की एग्जांपल दूं, आप ये कहते हैं कि जो जीपीए है वो 3.5 है, जीपीए 3.5 फुल सेमेस्टर का है, लेकिन किसी एक कोर्स में ए प्लस था, किसी में सी था, बाकी में बी प्लस, ए माइनस। लेकिन अगर हम ए प्लस से सी का देखें तो बड़ा ज्यादा फर्क है। लेकिन अगर आप एवरेज लेते हैं तो एवरेज आपका ए माइनस आ रहा है सपोज, या ए या बी प्लस आ रहा है, तो ऑन एवरेज आपका जो ग्रेड है वो एवरेज जो होती है वो बेसिकली किसी भी नंबर के लिए वो उसको स्मूथ करती है। वो आप ये बता रही है ऑन एवरेज आप हर कोर्स में आपका जो ग्रेड है वो ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो ग्रेड है बेसिकली वो ऑन एवरेज जो है वो ये नहीं है। ऑन एवरेज जो आपका ग्रेड था वो बेसिकली डिफरेंट था। लेकिन अगर मैं मार्जिनल की बात करूं तो मार्जिनल का इम्पैक्ट ज्यादा था। कैसे, मार्जिनल के इम्पैक्ट में क्या आ रहा था कि आपका जो हर वेरिएबल, हर जो कोर्स का ग्रेड है, सपोज सी है तो वो डिफरेंट है, ए है तो वो डिफरेंट है, उसमें ज्यादा फर्क है। जैसे ही आप क्वांटिटी या यूनिट चेंज करोगे तो उसमें चेंज ज्यादा आएगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है।
जब हम एवरेज लेते हैं तो वो जो इफेक्ट आता है वो डिफरेंट आता है। तो अगर हम इसका इंडिविजुअल इफेक्ट देखें तो वो ग्रेटर होता है। अगरचे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो ट्रेंड है वो दोनों का सेम है, दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट आता है वो मिनिमम है जीरो, जीरो के बाद जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो माइनस हो जाता है, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है वो 1.5 है। अब इस वाले केस में ये होता है कि फर्म ये डिसाइड करती है कि उसने प्रोडक्शन कितनी करनी है, कहां तक उसने प्रोडक्शन की ब्रेक लगानी है, या कहां तक उसने प्राइस को डिक्लाइन करना है, ताकि उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो माइनस में ना चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा ये अगर हम इसी कर्व को ड्रा करें प्राइस लाइन को, तो ये एक नेगेटिवली स्लोप है, लेकिन थोड़ा सा देखें फ्लैटर सा कर्व है। अगर इसी तरह से, और अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे देखें, जीरो से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं, नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर्स हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को लिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर आप मैयर करें क्वांटिटी को, तो वो हमने उसको, सॉरी, प्राइस को मैयर करें क्वांटिटी के साथ, तो ये कर्व बनेगा। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व डिफरेंट है। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रा करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब ये देखिए कि जिस पॉइंट पे क्वांटिटी जो थी, ये यहाँ पे वो ले रहा था, क्योंकि ये दोनों को मिक्स ले रहे हैं, तो जब आप मैयर करें तो आप इसको इक्वल लें यूनिट के, जैसे पहले यूनिट के ऊपर 4 लें, दूसरे पे 3 लें, तो इस तरह से ना लें जिस तरह इसने अलग अलग लिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ से भी फर्क आएगा। तो जब आप इस तरह से ड्रा करेंगे, ये देखें कि जिस पॉइंट पे जो आपका एवरेज रेवेन्यू था या प्राइस थी मिनिमम थी, उस पॉइंट पे जो मार्जिनल रेवेन्यू था वो जीरो से नीचे माइनस में था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर मैं इसको एवरेज रेवेन्यू के साथ कंपेयर करूं, तो एवरेज रेवेन्यू स्टार्ट हो रहा था 4 से, और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी 4 से स्टार्ट हो रहा था। तो जब हम इसको, इसका स्केच बनाएंगे, तो अल्टीमेटली जो ग्राफ आपके पास बनेगा उसका जो पॉइंट होगा वो दोनों का सेम होगा। तो जहां से एवरेज रेवेन्यू स्टार्ट हो रहा है, सेम उसी पॉइंट से जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटपुट इफेक्ट की हमने बात की। उसके बाद उसमें दो इफेक्ट्स मैंने बताए थे, एक मैंने कहा था आउटपुट इफेक्ट और दूसरा मैंने कहा था प्राइस इफेक्ट। तो ये हम मोनोपोलिस्ट ये देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट जो है उसका वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों केसेस में उसका जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो इस वाले केस में अगर हम ग्राफ में देखें तो उसमें वो वाला पॉइंट था जहां से उसका जीरो के बाद वाले पॉइंट थे कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो था, लेकिन उसके बाद भी अगर जो मोनोपोलिस्ट है वो सप्लाई को बढ़ाता है, तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो चेंज आएगा वो माइनस का आएगा, तो टोटल रेवेन्यू उसका डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी फर्म के लिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन थी वो हमने डिस्कस की थी। कंपैरेटिव फर्म्स में हमने कहा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में तब आती है जब मार्जिनल रेवेन्यू एग्जैक्टली इक्वल आता है मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन थी, या एफिशिएंट पॉइंट था किसी भी फर्म के लिए। लेकिन कंपैरेटिव फर्म जो थी वो इसी प्राइस के ऊपर, इसी लेवल के ऊपर प्राइसिंग करती थी, और मोनोपोलिस्ट जो है वो इससे ऊपर अबव द इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस चार्ज कर रहा होता है। तो उसका आपको मैं ग्राफ से शो करवाता हूँ। जैसे ये देखें कि हमने कहा कि ये जो ब्लू लाइन है ये डिमांड कर्व है, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू या प्राइस लाइन भी कहते हैं, और उसके बाद उसके बिलो जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है। दोनों में हमने कहा था दोनों का ट्रेंड सेम है। फर्क इस चीज का है कि दोनों का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो इंडिविजुअल इंपैक्ट है, तो इंडिविजुअल यूनिट का जो इम्पैक्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो उससे ज्यादा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द डिमांड कर्व और द एवरेज रेवेन्यू कर्व। उसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट का कर्व डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिवली स्लोप होता है, और अगर ये मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को ड्रा करें तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल है। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है वहां पे आपको याद होगा कि हमने उसी एक पॉइंट के ऊपर जो थी वो प्राइस को डिटरमिन कर लिया था। सपोज ये प्राइस लाइन थी, इसी को हम मार्जिनल रेवेन्यू कह रहे थे, और ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था। यहाँ से प्राइस और सारा कुछ इसी पॉइंट पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो प्राइस लाइन है वो ये ऊपर है, ये अगर इक्विलिब्रियम है तो प्राइस लाइन ये यहाँ पे है। जो प्राइस डिटरमिन होगी वो इस इक्विलिब्रियम से अबव होगी। और इसी तरह से जब हम सप्लाई की बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहां पे जो सप्लाई का डिसीजन था वो प्राइस की बेस पे था कि मार्केट की प्राइस क्या है, उस प्राइस के अकॉर्डिंगली फर्म प्रोडक्शन कर रही थी कि कहां तक उसने प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस थी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। तो फर्म ने उसी प्राइस के अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके सप्लाई को बढ़ाना था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये होता है
कि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग नहीं करता। हाँ, इसका जो डिसीजन होता है प्राइस का और क्वांटिटी का, वो डिपेंड करता है ऑन द इक्विलिब्रियम व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट, बाय द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से उसका इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसी से हम डिटरमाइन करेंगे कि इस मार्केट की क्वांटिटी क्या होगी और इस मार्केट की जो है वो प्राइस क्या होगी। अब ये क्वांटिटी कौन सी है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है, किसके लिए? मोनोपोली के लिए। तो ये आपके पास एक आ जाएगा। अब अगर हम इसी से आगे देखें कि किसी भी फर्म का जो प्रॉफिट है वो कैसे होगा, तो उसमें आपको याद है कि हमने ये कहा था कि अगर प्राइस लाइन ग्रेटर होती है या अबव होती है एवरेज कास्ट से, तो जितनी वो प्राइस कास्ट से ज्यादा चार्ज करेगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो डिमांड लाइन है, यहाँ पे जो प्राइस लाइन है, वो ये ब्लू लाइन वाला डिमांड कर्व है। और इसी से अगर हम इसके ऊपर कास्ट ड्रा करें, तो कास्ट अगर इस प्राइस से बिलो आती है, इसका मतलब ये है कि इस फर्म के लिए जो प्रॉफिट है, जितना कास्ट से ज्यादा वो प्राइस चार्ज करेगा वो सारे का सारा उसका प्रॉफिट है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो था प्राइस के साथ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हमने लाइन ड्रा की तो ये आ गई प्राइस लाइन। इसी से जब मैं लाइन ड्रा करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी कास्ट, और इसी के बाद अगर हम क्वांटिटी की तरफ ये लाइन लेके आए तो इससे हमारी क्वांटिटी डिटरमिन हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से इस वाले केस में जो प्रॉफिट होगा वो ये सारे का सारा एरिया प्रॉफिट है कि आप जितने यूनिट सेल करेंगे उसको पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे सपोज 100 है और यहाँ पे 70 है, तो पर यूनिट जो डिफरेंस है वो 30 का है और पर यूनिट जो प्रॉफिट होगा वो 30 का होगा मोनोपोलिस्ट के केस में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये है कि जो सप्लाई कर्व जिसको मैंने बताया कि उसकी मेन रीजन प्राइस है कि जो कंपैरेटिव मार्केट है उसमें प्राइस ऑलरेडी डिटरमिन हो चुकी होती है। इस वजह से जो कंपैरेटिव मार्केट है वो जो प्राइस लेगी मार्केट से, तो उसकी बेस पे ही अपनी क्वांटिटी को डिटरमिन करेगी कि आपने कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करनी है, आप मार्केट में प्राइस क्या और आपने किस लेवल से अपना सप्लाई स्टार्ट करनी है। यानी कि आपकी जब वेरिएबल कास्ट कवर हो रही होती है तो वहां से जो मार्जिनल कास्ट कर्व उसको इंटरेक्ट करता है, तो वहां से हम सप्लाई जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आपकी जो पर यूनिट वेरिएबल कास्ट है वो रिकवरेबल होती है। लेकिन सप्लाई के केस में मैंने बताया कि ऐसा नहीं है। सप्लाई के केस में सारी की सारी डिटर्मिनेशन जो है वो कहां से हो रही है, तो जहां से मार्केट का इक्विलिब्रियम है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट से जो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मार्केट में मार्केट में ऐसा भी होता है कि जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। सपोज जैसे अभी हम कोविड के लिए देखें तो मार्केट जो है या गवर्नमेंट जो होती है वो टेम्परेरी तौर पे किसी कंपनी को राइट दे देती है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने राइट दिया एजीपी को कि आप कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो ले सकते हैं, वैक्सीन प्राइवेटली आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी किसी कंपनी को वो राइट नहीं है। अगर किसी एक कंपनी को गवर्नमेंट राइट देती है कुछ टाइम के लिए, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने मोनोपोली को क्रिएट किया, कब तक? किसी खास टाइम के लिए। सपोज गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जब तक हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से वैक्सीन आएगी वो स्टार्ट होगा कि पहले वो जो गरीब है उनको लगेगी, फिर वो जो बूढ़े हैं एज का फैक्टर है उनको लगेगी। तो गवर्नमेंट जब अलाउ करती है प्राइवेट फर्म्स को, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खुद पे कर सकते हैं, जिनकी विलिंगनेस टू पे इतनी है, तो वो खुद प्राइवेटली जो है वो वैक्सीनेशन करवा लें। अब जब वो 1 साल के बाद या 6 माह के बाद या 2 साल के बाद जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब वो कंपटीशन मार्केट में आ जाता है या वो जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो जाता है, उसका मतलब है अब कोई भी फॉर्म लेके आ सकती है, क्योंकि उस टाइम के बाद क्या होना है, उस टाइम के बाद ये वैक्सीनेशन बच्चों को लगना शुरू हो जाएगी कि जो 3 साल 5 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी के, वो लगना शुरू होंगे, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले लेगी। तो फिर अल्टीमेटली जब एक दफा पूरी इकोनॉमी में जो लोग हैं सबको एक दफा वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे अभी भी आप देख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन जो है वो पब्लिक हॉस्पिटल से नहीं करवाते, प्राइवेटली अवेलेबल है, प्राइवेट डॉक्टर से करवाते हैं बच्चों की जो वैक्सीनेशन है। तो सेम इसी तरह से जब आपकी वो मोनोपोली पावर एक्सपायर हो जाती है या मार्केट में अगर गवर्नमेंट किसी खास टाइम फ्रेम के लिए मोनोपोली क्रिएट करती है, तो जब वो एक्सपायर होगी तो अल्टीमेटली मार्केट में कंपटीशन खुद ब खुद आएगा। तो अब जब कंपटीशन आएगा तो अब गवर्नमेंट अलाउ करती है कोई भी फॉर्म मंगवा ले, तो फिर क्या होगा, फिर रेट ऑलमोस्ट मार्केट डिटरमिन करेगी कि अब मार्केट की प्राइस क्या। अगर एक प्रोड्यूसर ज्यादा चार्ज कर रहा है तो हो सकता है कोई कंपटीटर कम चार्ज कर रहा हो, तो उसकी सेल के बढ़ने की वजह से, या जब आप प्राइस चार्ज ज्यादा कर रहे होते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि अब हमारा मार्केट का शेयर कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर होता है वो प्राइस को डिक्लाइन करता है ताकि वो मार्केट को कम्पीट कर पाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है
तो पहले प्राइस ज्यादा थी मोनोपोली की वजह से, बाद में प्राइस अल्टीमेटली डिक्लाइन करके उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहां पे परफेक्ट कंपटीशन की प्राइस थी। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की जो प्राइस थी वो क्या होती है, उसमें हमने कहा था कि ये प्राइस लाइन फिक्स है, और इस प्राइस लाइन फिक्स का मतलब ये था कि ये मार्जिनल कॉस्ट को हम सप्लाई कर्व भी कह रहे थे, और इस मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। तो अगर आप इस डिमांड कर्व को देखें, इस सप्लाई लाइन को देखें, तो मार्केट का इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है। इस पॉइंट से जो प्राइस डिटरमिन होगी वो प्राइस होगी कंपेटिटिव मार्केट की प्राइस, जैसे लिखा हुआ पीसी, और वहां से जो क्वांटिटी आएगी वो होगी क्वांटिटी सी जो लिखा हुआ है वो कंपेटिटिव फॉर्म के लिए। इसी तरह से अगर आप प्राइस ज्यादा चार्ज करते हो, कैसे, मार्केट के इक्विलिब्रियम से। अब अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए तो वो आ रहा है जहां पे एमसी एमआर के इक्वल है, तो वहां से अगर आप एक लाइन ट्रेस करें तो वो आपकी जो प्राइस डिटरमिन होगी जहां पे लिखा हुआ है पीएम, तो उसका मतलब है कि ये मोनोपोलिस्ट जो प्राइस चार्ज करेगा वो ये प्राइस होगी कब, जब तक आपका वो लाइसेंस आपके पास है, जब तक आपके पास आपकी मोनोपोली है। और जब मोनोपोली खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली मार्केट में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि सिंगल सेलर है, जब सेलर बढ़ जाएंगे तो वो मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगी। तो ये बात का इसका मतलब ये हुआ कि सम टाइम गवर्नमेंट खुद मोनोपोली क्रिएट करती है, सम टाइम गवर्नमेंट खुद भी मोनोपोली क्रिएट कर रही होती है ताकि कोई कार्टेल ना बन जाए। सम टाइम कार्टेल बन जाता है कि 2-3 लोगों को अलाउ किया था, वो मिल के लेके आ रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, उन्होंने बैठ के प्राइस फिट कर लिए, प्राइस जो सेट वो करेंगे, अगर वो हाई प्राइस है तो वो उससे लो कोई भी नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली लोग सफर करेंगे सारे। तो सम टाइम ये वाली सिचुएशन भी होती है कि गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी के थ्रू इस तरह की पॉलिसीज बना, या सम टाइम ये भी होता है कि जिस मिनिस्टर के पास ये डिपार्टमेंट है तो वो किसी अपनी कंपनी को नवाज देता है, या कमीशन के लिए उसको वो लाइसेंस या वो एग्रीमेंट होता है जो उनके साथ कर लेते हैं। अदरवाइज जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे इस तरह के केसेस ज्यादा होते हैं रादर कि आप मार्केट को स्टेबल करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जब मोनोपोली मार्केट में है, इसका मतलब है कि मोनोपोली के केस में उसके एक वेलफेयर कॉस्ट है, वो क्या, क्वांटिटी भी कम सेल हो रही है, दूसरे नंबर पे आप प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन के मार्केट में अभी हमने जो देखा था कि जो क्वांटिटी थी परफेक्ट कंपटीशन में वो डबल थी, लेकिन जो प्राइस थी वो हाफ थी। तो मोनोपोली के केस में हमने क्या देखा कि मोनोपोली के केस में क्वांटिटी भी कम थी और जो फर्म है वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर रही थी। तो वेलफेयर जो कास्ट है, आपको याद होगा हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। उस केस में हमने कहा था अगर टैक्सेस लग जाते हैं, अगर किसी वजह से प्राइस बढ़ जाती है, तो जो डेड वेट लॉस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जिसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि डेड वेट लॉस बेसिकली ये होता है कि कोई एक फर्म जो है, या आपसे कहा जाए कि एक केन है उसके अंदर 100 जो है वो लीटर ऑयल है या पेट्रोल है, मैं आपसे कहता हूं कि उसको 100 यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। जब आप उसको 100 यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो लास्ट वाला यूनिट है शायद वो पूरा ना हो, या शायद वो 99 यूनिट्स बने 1 लीटर के। तो उसमें फिर ये हुआ है कि वो आप मेजर नहीं कर पा रहे कि वो लॉस कैसे हुआ, मतलब कुछ ऑयल हवा में उड़ गया, कुछ ज़रात गिर गए, कुछ ड्रॉप नीचे गिर गए, तो वो जो वेस्टेज था बेसिकली वो डेड वेट लॉस था जिसको हम मेजर नहीं कर पा रहे। इसी डेड वेट लॉस को हमने कहा था कि ये वेलफेयर कास्ट है या सोशल कास्ट है, जो कि मोनोपोली के केस में भी है। तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि मोनोपोली के केस में वो जो कास्ट थी वो किस तरह से है, तो ग्राफ से क्लियरली नजर आएगा। अब ये देखें, जैसे डिमांड कर्व गिवन है, सप्लाई कर्व गिवन है, तो अगर मोनोपोलिस्ट एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू के बाद हमें आइडिया होगा। ये वाली तो वो मार्केट में प्राइस है ना कि जो कंपैरेटिव मार्केट की प्राइस और क्वांटिटी है, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जहां पे डिमांड और सप्लाई को हमने इक्वल किया था। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज करता है मार्जिनल रेवेन्यू का, अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो अब आप देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, जहां पे एमसीएमआर को कट कर रहे हैं, यहां से जो प्राइस आएगी वो यहाँ पे होगी। तो जब आप यहाँ पे प्राइस को चार्ज करते हो तो प्राइस को यहाँ चार्ज करने की वजह से ये जो ट्राइंगल आ रही है ये सारे का सारा डेड वेट लॉस है, ये वाला। अब ये बेसिकली क्या हुआ है कि क्वांटिटी भी कम मार्केट में सेल हो रही है, ट्रेडिंग कम हो रही है, दूसरे नंबर पे जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी प्राइस ज्यादा चार्ज की जा रही है, कि प्राइस मार्केट में बेसिकली ये थी लेकिन ये चार्ज की जा रही है। और अगर आप कंपैरेटिव फर्म की बात करें तो कंपैरेटिव फर्म के लिए प्राइस ये थी, जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल था, ये सप्लाई लाइन है, ये डिमांड लाइन है। अब इस केस में मोनोपोली की वजह से ये जो ट्रायंगल है ये सारा डेड वेट लॉस है। ये दो केसेस में है, दो सूरतों में है। कुछ डेड वेट लॉस वो है, कुछ सोसाइटी की कास्ट वो है जो बेसिकली बियर कर रहा होता है सप्लायर, कुछ वो होती है जो बायर कर रहा है। लेकिन इस केस में सारे का सारा नॉर्मली जो आ रहा है वो बायर के ऊपर आ रहा है।
तो जब हमने डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि कुछ जो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो कुछ पार्ट प्रोड्यूसर की तरफ से गवर्नमेंट को जा रहा है, कुछ पार्ट जा रहा है जो कंज्यूमर का सरप्लस था वो कम हो रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखें तो ओवरऑल जो लॉस है वो कंज्यूमर का, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने ऊपर कोई भी लॉस नहीं ले रहा, वो सारी प्राइस के अंदर ऐड कर रहा है, प्राइस को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट की ट्रेडिंग कम हो रही है। तो ये डेड वेट लॉस या सोशल कास्ट या मोनोपोलीज कास्ट है, या मोनोपोलीज कास्ट, कि मोनोपोली की वजह से जो सोशल कास्ट है वो क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि जब आप एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में सेल करते हैं डिफरेंट रेट्स पे। जैसे स्वीट पोटैटोज एक बंदा बेच रहा है, सेम क्वालिटी है, वो दाल बाजार में एक रेडी लगाई हुई है, एक उसने लगाई हुई है सचराइट मार्केट में, दोनों के रेट का फर्क होगा। इसका मतलब है कि जब वो रेट चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ विलिंगनेस टू पे, कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं उनकी विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, वो ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आप बाजार की बात करते हैं वहां पे लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है। सेम इस तरह से बहुत सारी फर्म्स या बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो छोटे बाजार में भी हैं और जो किसी बड़ी मार्केट में भी हैं। या जैसे बाजार में किसी की ये मल्क सिल्क वाले स्पोर्ट बाजार में शॉप का रेटिंग का अलग होगा, जो सेटेलाइट टाउन पे इनकी शॉप है उसका रेट अलग होगा। अब ये दो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्राइस वो डिफरेंट चार्ज करते हैं। उनमें से जो प्रोमिनेंट मेन फैक्टर है या डोमिनेंट फैक्टर है वो है विलिंगनेस टू पे, कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं उनकी विलिंगनेस टू पे ज्यादा है। तो जब आप जब इसी तरह से हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है छोटे छोटे लेवल पे हम कहीं और भी देख सकते हैं। जैसे एक रेडी वाला फ्रूट बेच रहे हैं, तो बाइक पे एक बंदा गया है या साइकिल पे गया है, वो रेट डिफरेंट चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छी गाड़ी में ब्रेक लगाई है तो आप उसे रेट पूछेंगे तो आपको वो 20, 25, 50 रुपए वैसे ज्यादा बताएगा, आपको पता है कि 5-10 कम करेगा तो वो बेच देगा। अब उसको भी ये पता है कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली क्या है, डिपेंड कर रही है कि आपको जो कस्टमर आपके पास आ रहा है वो पे कितना कर सकते हैं। अगर ज्यादा पे कर सकता है तो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा, लेकिन और रेट भी ज्यादा बताएगा। सम टाइम तो रेट ज्यादा इसलिए भी बताया जाता है ना कि आपने बार्गेनिंग करने से, खवातीन को बाजार में रेट ज्यादा बताते हैं कि बीच में बार्गेनिंग का मार्जिन होता है। तो बहरहाल ये वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे, हाँ इसमें एक फैक्टर ये भी है एक्सप्लॉयटेशन का भी सम टाइम होता है कि आप किसी नॉर्दर्न एरिया में गए हुए हैं, वहां पे वो सर्दी है, आपको चाय चाहिए, तो चाय के लिए वहां पे 1 या 2 लोग हैं वो रेट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसका उसकी क्वालिटी वो ना हो कि जो अच्छी क्वालिटी की शायद वो जो अच्छे कैफेज हैं वहां से आपको मिल जाए उसी रेट में जो रेट वो चार्ज करेगा, लेकिन मजबूरी की वजह से आप उसको पे भी कर देते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, बच्चे साथ हैं, वो एक बलून वाला आ जाता है लेके, बलून इतने ज्यादा, अब आपको वो इधर उधर नहीं हिल रहा, उसको पता है गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो ले लेंगे, तो वो जो चार्ज वो कर रहा होता है प्राइस, तो अगर आप कभी एक्सपीरियंस करना तो किसी छोटे से बच्चे को साथ लेके सेटेलाइट होम चले जाएं, तो वो जो रेट बताएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना डबल से भी ज्यादा चार्ज कर रहा होता है। तो ये वो बेसिकली इसका मतलब है कि एक लेमैन को भी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो वो आपको आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये वो डिफरेंट पॉइंट्स थे कि जब आप प्राइस, हाँ इस डिस्क्रिमिनेशन में हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए हैं। मोनोपोलिस्ट के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि वो तो ऑलरेडी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है। लेकिन जो कंपेरेटिव फर्म है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जहां पे दाल लग रहा है वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, वो विलिंगनेस टू पे की वजह से, या वो लोगों को देखते हुए, बात का डेमोग्राफिक इफेक्ट्स भी आते हैं कि देखो देखी कोई चीज आप लेते जा रहे हैं उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, या बाज का आपकी लॉयल्टी की वजह से आपको कम चार्ज किया जा रहा है। आप किसी शॉप से बार बार कोई चीज परचेज करते हैं तो आपको वो रेट कम चार्ज कर रहा है, आपके खड़े खड़े कोई और कस्टमर आया उसने उससे ज्यादा प्राइस चार्ज किया, ऐसा भी होता है। तो जैसे कल मैं डायपर शॉप पे गया तो मुझे उसने रेट बताया 1300 का, वो कह रहा है कि एक पैक है। मेरे उधर क्योंकि मैं हमेशा वहां से लेके जाता हूँ, तो मेरे खड़े खड़े एक और कस्टमर आया, उसने उसको 1350 का दिया था उधर ही, और साथ ही मेरी भी पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसने रेट नहीं बोला, कैलकुलेशन उसने किया, 2-3 चीजें और भी थी साथ, तो वो मैंने नोट कर लिया था कि इसने मुझे 1300 रेट लगाया, क्योंकि मैं अब ये देखिए ये फर्क है ये। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, फ्रूट वाला आवाज लगाता है कि 1 दर्जन 80 की, 2 दर्जन 150 के, होता है ऐसे। ये क्या है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा लोगे तो आपको डिस्काउंट देगा। या इसके अलावा लेस का छोटा पैकेट लेते हो, सपोज उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 200 ग्राम है, तो आप उसके लिए पे कर रहे हो 30 रुपीज। अब इससे बड़ी जो पैकिंग है वो कहते हैं इसका रेट 50 है, इसके अंदर 400 ग्राम है,
आपको 10 रुपए की डिस्काउंट दे रहा है, क्वांटिटी तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये एग्जिस्ट करती है ऑल द टाइम। हाँ, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको हो सकता है इसमें 5 रुपीज की तो ये डिस्काउंट हो कि आपकी जो पैकिंग की कास्ट है वो नहीं है, यहाँ पे डबल पैकिंग है, यहाँ पे सिंगल है। अगर आप 2 पैकेट ले रहे हो तो 2 दफा पैकिंग हुई है ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन सिंगल ले रहे हो तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कि आपकी उसके ऊपर पैकिंग की कास्ट कम है, फिर बल्क में सेल हो रही है। आप 2 यूनिट ले रहे हो तो 2 यूनिट में क्या है, सेल भी ज्यादा हो रही है ना, फिर उसकी स्पेस कम है। 2 यूनिट स्पेस कम लेते हैं, सिंगल यूनिट स्पेस कम लेगा जहां पे आपने उसको शॉप में रखा हुआ है, और जो डबल है उसकी स्पेस भी ज्यादा होगी, तो आपके गोदाम और वो, ये बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए एज ए सेलर। अच्छा, इसके बाद जब आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा होता है ना, तो आपका सरप्लस कम हो जाता है। सपोज आपकी विलिंगनेस थी, आपके माइंड में था कि ये प्रोडक्ट 80 की आएगी, लेकिन वो आ जाती है 140 की, तो 60 रुपीज का सरप्लस आपका कम हो गया। लेकिन अगर आपके माइंड में था कि यार ये 80 की आएगी, गुड, लेकिन वो यूनिट आपको मिलता है 60 का, अब आपका सरप्लस ज्यादा है। इसका मतलब है जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो बेसिकली आपका सरप्लस चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा। तो मोनोपोलिस्ट के केस में भी फिर ये होता है कि उसका जो प्रॉफिट होता है ना, वो बेसिकली आपका सरप्लस था। जैसे यहाँ पे देखें, हमने कहा डिमांड कर्व से बिलो और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सारा कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन अगर वो प्राइस आपसे ज्यादा चार्ज करता है, जो यहाँ पे नजर आ रही है पीएम, तो अगर वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है तो अल्टीमेटली आपका सरप्लस कम हो गया। नीचे वाला सारे का सारा जो ये एरिया, ये भी आपका सरप्लस था। तो मोनोपोलिस्ट जो प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये था टोटल डेड वेट लॉस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की। और उसके बाद ये लास्ट एक पॉइंट है कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। ये नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं।